पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। जी जनाब, तो मार्केट आज आपके सामने है। क्लोजिंग में नज़र आ रहा है -200 पॉइंट्स, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त झूला झुलाया गया। एकदम मार्केट को ओपन करते साथ ही 66,500 पे लेके गए और 1500 पॉइंट्स की करेक्शन, 1300 पॉइंट्स की 65,200 पे जाके फिर उसको रिकवरी आई। और फिर रिकवरी भी कोई छोटी मोटी नहीं आई, 800 पॉइंट्स की रिकवरी आई। और नज़र ऐसे आ रहा है कि सिर्फ 200 पॉइंट्स नेगेटिव है। अच्छा, आज जो कुछ हुआ है ना, देखिए हम तो आपको अपना फीलर बताते हैं और हमारा फीलर ये है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत, जो कि साजिशें चलती रहती हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक मंसूबा बंदी के तहत ये सब कुछ किया गया। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि रिफाइनरी को 3-4 दिन लगातार मूव बनती रही। फिर एक टाइम आया कि वहां से वो नीचे आने शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको नीचे लाया गया। फिर एक न्यूज आई कि जी पीएसओ पीआरएल के शेयर्स बेच रहा है, तो 2 दिन पीएसओ पीआरएल को ऊपर लेके गए, अपर कैप रखा। और फिर स्टॉक मार्केट खत्म होने के बाद 2 दिन गुजरने के बाद पीएसओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती है कि भाई ये गलत है खबर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वीकेंड पे ही एक और खबर आ जाती है अटक रिफाइनरी के हवाले से। वो खबर हम बाद में डिस्कस करते हैं। और आज जब मार्केट ओपन हुई तो अटक रिफाइनरी, पीएसओ और पीआरएल पहले ही बहुत नीचे ओपन हुए। देखें, जो आम इन्वेस्टर होता है ना, वो कभी नहीं ये ख्वाहिश करता कि भाई मैं नुकसान में बेचूं। वो आम तौर पे ना यही सोचते हैं कि यार मार्केट ओपन होगी, फिर देखेंगे हालात क्या हैं और फिर बेचेंगे। लेकिन जब मार्केट में कोई शेयर ओपन ही अपर कैप के पास हो या ओपन ही लोअर लॉक के पास हो, तो आम तौर पे चांसेस यही होते हैं कि इसको प्लानिंग के तहत इस तरह किया गया है। और इन 3 शेयर्स की वजह से प्राइमरीली मार्केट में प्रेशर क्रिएट किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से शेयर्स उनकी लपेट में आ गए। बाकी इतने डाउन तो नहीं हुए, कुछ हुए भी, लेकिन नेगेटिव रहे या ऊपर जाके नीचे आ जाते। लेकिन इन 3 शेयर्स की बेसिस पे प्रेशर रखा गया। अब देखें जी, चलो मान लेते हैं जी पीएसओ में बुरी खबर थी, पीआरएल में बुरी खबर थी, अटक रिफाइनरी में बुरी खबर थी, तो नेशनल रिफाइनरी का क्या कसूर था भाई? अगर तो ये बुरी खबर की वजह से नीचे रखा गया था तो फिर नेशनल रिफाइनरी को तो ऊपर होना चाहिए था। लेकिन लोग ज्यादातर इस पे यही एक्सक्यूज देंगे कि भाई क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर प्रेशर में आ गया था तो नेशनल रिफाइनरी भी प्रेशर में आ गया। तो अब जी देखें, सुबह ही एकदम इसमें पहले तो बाइंग वॉल्यूम आए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया और क्लोज नीचे हुआ है। इसी तरह अगर आप पीआरएल को देखें, पीआरएल नीचे से ओपन हुआ है बीच में, लेकिन एकदम इतना ऊपर चला गया था, देखें 3130 के पास चला गया था और फिर क्लोज नीचे हुआ है। अब कई दफा लोग ये करते हैं, जो ट्रेडर्स खास तौर पे, जिनको ब्रोकर्स ये मशवरे देते हैं कि भाई ऐसी खबर आ जाए तो फौरन शेयर को बेच देना और फिर अगर ऊपर जा रहा हो तो खरीद लेना। हो सकता है कुछ लोगों ने सुबह इसको बेच दिया हो, लेकिन जब ये ऊपर निकल गया हो तो उन्होंने दोबारा उसको 31 के पास जाके खरीद लिया हो कि भाई अब तो ये फिर ऊपर जा रहा है, और वो फिर नीचे आ गया। लेकिन सारा दिन इसमें भी उसमें भी और एनआरएल में भी ये ऊपर नीचे होते रहे हैं, यानी कि बाइंग भी आती रही है, बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज इनको नीचे किया है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कल इनमें बाइंग आएगी या 2-3 दिन इनको फिर प्रेशर में रख के बाद में फैसला करेंगे। हमें तो ये माल छुड़ाने की टेक्निक ही लग रही है, जो न्यूज की बेसिस पे एक स्ट्रेटेजी मार्केट में रखी गई है इन लोगों की तरफ से। अब बात यह है कि अगर इंडिविजुअल्स ने ज्यादा माल बेचा होगा आज, तो ये कोई पता नहीं इसको कल ही ऊपर ले आए। अगर नहीं बेचा होगा तो 2-3 दिन या एक हफ्ता फिर प्रेशर में रख के और थोड़ा सा नीचे ले जाके फिर एक दिन आउट ऑफ द ब्लू आपको पता लगेगा कि भाई मार्केट में रिफाइनरीज ने कैप लगा दिया है। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से ये नीचे आना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर हमारे पास कैश होता हम तो यहाँ पे और बाय करते। ये और बात है, अब हमारा कैश ही खत्म हो गया है। हाँ, अगर किसी को यकीन है कि भाई आज की जो मूव है उसकी वजह से मार्केट में मंदी का आगाज हो गया है, तो वो बेशक रखे। अगर उसको लगता है कि मार्केट वापस 60,000 पे चली जाएगी तो वो बेशक रखे। हमें तो गैब का इल्म नहीं है और हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो। हमें तो ये सिर्फ चालबाजी लग रही है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि भाई हम तो वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बीच में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट नीचे आ गई है, अगर यहीं पे रहेगी फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमें परेशानी नहीं है। लेकिन आज की जो स्ट्रेटेजिक मार्केट में मूव बनाई गई, इतना नीचे ले जाके इतना ऊपर ले आए, और देखें क्लोजिंग इन्होंने 66 से ऊपर दी है। ये देख लें, 65 पे क्लोजिंग नहीं ले जाने दी, ताकि मार्केट में अब ये सेंस क्रिएट किया जा सके कि भाई 66,000 जो है ना, अब ये मार्केट की सपोर्ट है। पहली सपोर्ट 66,000 बनेगी, दूसरी सपोर्ट 65,100 बनेगी। और इन लोगों का कोई पता नहीं कि 66,000 को फिर तोड़ें, फिर लोग माल बेचें कि जी सपोर्ट टूट गई, और फिर ये ऊपर ले जाएं
और फिर ये भी हो सकता है कि ये 65,100 को तोड़ें, लोगों के फिर स्टॉप लॉस हिट हों, फिर ये वहां से मार्केट को ऊपर ले जाएं। लेकिन बात वही है कि यहाँ पे जब नीचे लेके आए और जो शेयर उन्होंने मार्केट में बेचे, जब ऊपर लेके गए हैं तो उन्होंने खरीदे कोई और हैं। तो ये चालबाजियां जो है ना ये चल रही हैं। तो हमारा तो मशवरा यही है कि भाई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें। अगर आपने कोई शेयर्स लॉन्ग टर्म का सोच के रखे हैं और आपको उम्मीद है कि वो अच्छे शेयर्स हैं, तो उनमें परेशान ना हो। ट्रेडर्स को तो जनरली हम वैसी कोई एडवाइस नहीं देते। देखिए पिछले 2-3 दिनों से आपने हमसे सुना होगा कि भाई हमारा पोर्टफोलियो अच्छा है, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आज हमारा पोर्टफोलियो काफी नीचे आ गया है क्योंकि हमारे पास तकरीबन 20% से ज्यादा पोर्टफोलियो हमारा जो है रिफाइनरी, पीएसओ वगैरह का मिक्सचर था। लेकिन बात वही है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो शॉर्ट टर्म तेजी से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता और शॉर्ट टर्म मंदी से भी ज्यादा परेशान नहीं होता। अब हम अटक रिफाइनरी की न्यूज देख लेते हैं। अब ये देखें, अटक रिफाइनरी ऑन वर्ज ऑफ क्लोजर, सीईओ अलर्ट्स मिनिस्टर। यार इतनी बड़ी कंपनी, इतने अरसे से चल रही, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो ऐसे कैसे बंद हो सकती है? ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल आपको बता रहा है कि धोखेबाजी की गई है। ठीक है, ये टाइटल ही बता रहा है आपको। और वही बात है कि ऐसे धोखेबाजी में जब आप ये ओपन ही इतनी नीचे हुई, उसको बेचना नहीं बनता था। अगर पैसे थे तो ऐसे में और खरीदना चाहिए। ये आपने खुद असेस करना होता है कि ये सच्ची खबर है, झूठी खबर है, ये क्या है। अच्छा अब देखते हैं जी। अटक रिफाइनरी हैज अलर्टेड द गवर्नमेंट अबाउट इमिनेंट क्लोजर ऑफ इट्स प्लांट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिलायंस ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑन इंपोर्ट्स एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अटक रिफाइनरी ने ये चीज हुकूमत को बताई है। उनका कोई खदशा है जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत को बताया है। आइडियल सिनेरियो में ये इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो पब्लिक की जाए। ठीक है, एक कंपनी, हुकूमत के साथ बहुत सारी उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती हैं। अगर उनका कोई कंसर्न हो तो हुकूमत को बताती है कि भाई ये मसला है, आप इस चीज को, इशू को रिजॉल्व करें। जैसे बहुत सारी कंपनियों के सर्कुलर डेट के मसले रिजॉल्व नहीं हो रहे तो हुकूमत को बताते हैं कि भाई हमें पैसे रिलीज करें, हमारे लिए ऑपरेशंस चलाना मुश्किल होगा। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये लेटर सच्चा है भी तो ये लीक किया गया है, विच इज रॉन्ग। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई लेटर हो ही ना। जैसे पीएसओ और पीआरएल की खबर चलाई गई वैसे ही ये लेटर हो ही ना और न्यूज चैनल ने चला दी खबर। ठीक है, जब तक इनको पिनलाइज करने का मैकेनिज्म नहीं बनाया जाएगा ये इस तरह करते रहेंगे। ये सब मिली भगत होती है और ये लोग अपने लिए सिर्फ आग तैयार कर रहे हैं, जो जानबूझ के ऐसे करते हैं। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये हुकूमत को ये बता रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो जो अटक रिफाइनरी पेट्रोल को रिफाइन कर रही है उससे वो उतना नहीं उठा रही जितना उनको उठाना चाहिए, जितना उनको खरीदना चाहिए। इस लेटर के मुताबिक अगर ये लेटर सच्चा है तो उन्होंने कंसर्न रेज किया है एटीआरएल की मैनेजमेंट ने, चेयरमैन ने, कि भाई अगर वो एटीआरएल से या दूसरी रिफाइनरी से ऑयल स्टॉक नहीं उठा रहे, इसका मतलब है वो किसी और चैनल से इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं उससे इंपोर्ट बिल ज्यादा हो रहा है और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तो इस चीज को एड्रेस किया जाए। दूसरा जो उन्होंने आगे ये कहा है कि अगर वो कोटा नहीं उठाएंगे तो एआरएल विल बी फोर्स टू शट डाउन इफ नो करेक्टिव मेजर्स आर टेकन। ये पहली बात है, गलत है। शट डाउन, एआरएल शट डाउन नहीं होगी। अगर ऐसा कोई लेटर गया होगा भी तो उन्होंने ये कहा होगा, चेयरमैन ने, हमें अपना रिफाइनरी का प्लांट बंद करना पड़ेगा। उसकी क्या वजह है कि हमने बहुत सारा तेल रिफाइन कर लिया है और वो हमारी इन्वेंट्री में पड़ा है, उसको कोई खरीद नहीं रहा, तो हम नया तेल रिफाइन नहीं कर सकते। उस वजह से वो प्लांट कुछ अरसे के लिए शट डाउन करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे होंगे वो। और जाहिर बात है जब प्लांट शट डाउन होगा तो कंपनी पे उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अटक रिफाइनरी बंद होने जा रही है। तो ये सारा लेटर की जो वर्डिंग आप पढ़े ना, ये वर्डिंग ही झूठ पे मबनी लग रही है। अच्छा आगे हम तफसील में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि पिछले 4 महीनों से ये इशू चल रहा है। 4 महीनों का मतलब नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। ठीक है, अब इसके फाइनेंशियल्स देखें। पिछले क्वार्टर में 107 रुपए की ईपीएस थी, पिछले तमाम क्वार्टर्स में हाईएस्ट ईपीएस है। यानी कि अगस्त और सितंबर के 2 महीने इस क्वार्टर में शामिल हैं। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनसे तेल उतना नहीं भी ले रही जितना कि इनके ख्याल में लेना चाहिए,
फिर भी इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें उस क्वार्टर में कितनी आई थी। और अगर एक महीने के लिए अटक रिफाइनरी का प्लांट बंद भी हो जाता है, हमें नहीं लगता कि उसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई खास इम्पैक्ट आएगा। तो पहली बात तो वही है कि ये भी हो सकता है कि लेटर ही झूठ हो, यानी ऐसा कोई लेटर गया ही ना हो। दूसरी बात है, ये लेटर अगर गया हो तो जिसने खबर दी है या तो उसने लेटर खुद से देखा नहीं है और किसी से सुन के अजीब अजीब बातें यहाँ पे डाल दी हैं, या लेटर अगर देखा भी है तो फिर भी सोच समझ के इसको इस तरीके से शाया किया गया है कि इसकी बेसिस पे स्टॉक की प्राइस गिराई जा सके, और कुछ नहीं। देखें, इन लोगों की बेगैरती जो है ना, उसका उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम नहीं जानते कि अब यहाँ से 340 से ही अटक रिफाइनरी में बाइंग कल आ जाएगी कि नहीं। मतलब बाइंग तो आज भी आई है, लेकिन इतनी बाइंग आ जाएगी कि इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे या इसको 330 320 पे भी लेके जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास पैसा होता, जो कि नहीं है फालतू, तो हम इसको 330 पे भी बाय करते, हम इसको 320 पे भी बाय करते। लेकिन ये 320 पे क्या 300 पे भी चला जाए, हम इसको सेल नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, और कंपनी में पूरा पोटेंशियल है कि अगर 300 पे भी चली जाए वैल्यू, तो जल्द ये वापस आ जाएगी जहां से गिरना शुरू हुआ है। बहरहाल, आप लोग अपना फैसला खुद कर लें। हमने अपनी असेसमेंट एटीआरएल के बारे में आपके सामने रख दी, और पीएसओ और पीआरएल भी शॉर्ट टर्म में जरूर उसमें प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें उसमें कोई मसला नहीं लग रहा। पीआरएल में तो वैसे भी हमने कोई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, हमने तो आपको बता भी दिया था कि हमने निकाल दिया है, और आज भी हमने कोई खास नहीं लिया, लेकिन फिर भी इतना मसला कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लग रहा। और पीएसओ में हमने आज थोड़ा सा 1-2 सौ, ज्यादा तो थे नहीं ना पैसे, आपको बताया ना, 1-2 सौ हमने बाय किए। वो भी इस तरह बाय किए कि कुछ शेयर्स हमारे जो अभी इतना नीचे नहीं गिरे थे, हमने उनको सेल कर दिया। और इस तरह से भी कई दफा पैसा इकट्ठा किया जाता है ताकि आप उन शेयर्स में बाय कर सकें जो नीचे चले गए हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। अब सर्किट ब्रेकर्स को देख लें तो इसमें सब वही कंपनी हैं, हमें तो लगता है, जो बिल्कुल फारिग हैं, जिनमें आम लोगों की नजर नहीं जाती। और इसमें अगर एक कंपनी देखें, जैसे है ये CWSM, ये चकवाल स्पिनिंग मिल्स है, इसका तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, और आज पता नहीं क्यों 2.35 से 3.35 पे चला गया है। आप लोगों में से तो कभी किसी को पता नहीं होगा कि इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन जिसने प्लानिंग करके इसको 2.35 पे खरीदा और 30-35 पे बेचा, आप सोच लें कि इन पेनी स्टॉक्स के जरिए लोग एक एक दिन में कितने कितने प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन इसीलिए बेहतर है कि पेनी स्टॉक से दूर रहा जाए, क्योंकि जब आप जैसे और हम जैसे लोग इसमें दाखिल होते हैं तो वो लोग बेच के निकल जाते हैं, और जितना प्रॉफिट उन्होंने 1.5 गुना प्रॉफिट एक दिन में बनाया, हमारा 2 गुना लॉस एक दिन में हो जाता है। कुछ शेयर्स की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देख, कैपको थोड़ा ऊपर काफी चला गया था, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे मूव इसमें हो रही है, लेकिन इसमें बाइंग इंटरेस्ट कायम लग रहा है। एंग्रो को देखें तो इसकी आज बोर्ड मीटिंग थी, लेकिन वो डे एंड तक बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट नहीं आया, एकदम यहाँ पे आके ये मूव बनी है इसमें। अब ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ लोगों को पहले से ही पता लग गया होगा कि इसकी कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आनी है, तो ये बाइंग इसमें आ गई। कई दफा ऐसा भी होता है कि लोगों को पहले से पता लग गया होगा कि भाई कोई खास अनाउंसमेंट नहीं आनी, लेकिन जान के वो उसमें एक बाइंग जनरेट करते हैं, और फिर एकदम जो है ऊपर लेके जाते हैं, वहां पे लोग खरीद लेते हैं और फिर वो लोग बेच देते हैं। अब ये तो कल ही पता लगेगा जब इसकी अनाउंसमेंट आएगी कि बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ। लेकिन बाकी सारे पावर सेक्टर के शेयर्स भी आज प्रेशर में रहे, और कोई रीजन नहीं था उनके प्रेशर में, लेकिन वही बात है कि जब मार्केट को नीचे लेके गए तो वहां से वो प्रेशर बहुत सारे शेयर्स में ट्रांसफर हुआ। अब निषाद पावर लास्ट वीक बहुत तेजी में लग रहा था, लेकिन आज काफी नीचे आ गया है। निषाद चुनिया पावर इसी तरह, ये भी काफी नीचे आ गया है। एलपीएल भी नीचे रहा, ईपीक्यूएल भी नीचे रहा, तो सबको नीचे ही रखा है, सिर्फ कैप को थोड़ा सा ऊपर रहा। फिर एफएफबीएल को देखें, एफएफबीएल में काफी तेजी रही, ये एक टाइम पे बीच में यहाँ काफी ऊपर चला गया था, लेकिन फिर नीचे आ गया। ठट्टा सीमेंट को देखें तो सुबह इसमें मूव बनी थी, लेकिन क्लोज नीचे हुआ है। टीपीएलपी को देखें तो टीपीएलपी आज ऊपर चला गया, बायबैक वाला चक्कर इसमें चल रहा है, लेकिन बायबैक का ठट्टा सीमेंट में भी चल रहा है, तो ये प्लेयर्स की मर्जी हो, जहां पे जिस दिन मर्जी घुस जाते हैं। फिर ईफर्ट आज काफी ऊपर निकल गया है, ये देखें एकदम कितना ऊपर गया, और ये देखें कितना नीचे आया, फिर वहीं पे ऊपर पहुंच गया। उसके बाद ओजीडीसी में भी थोड़ी मूव बनती रही, लेकिन वही मार्केट के प्रेशर में फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। क्लोजिंग तो नेगेटिव हुई है, लेकिन आउटलुक पॉजिटिव ही है अभी।
तो अब देखें जी आगे आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं। लेकिन हमारी तो आजकल की यही स्ट्रेटेजी है कि जब मार्केट ऊपर जाए तो थोड़े थोड़े से बेच देते हैं हम, और जब मार्केट नीचे आती है अगर कैश हो तो खरीद लेते हैं, और अगर कैश नहीं है तो बस कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा जी, आज बीको स्टील के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए एनुअल। उनके कोई पुराने पेंडिंग थे और कोई ख़ास अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, तो इससे अभी दूर ही रहा जाए। उसके अलावा अगर अनाउंसमेंट्स को देखें तो आज फिर एक और शुगर कंपनी की यहाँ पे वो नोटिस आया कि वहाँ के उनके इमरान शुगर है, इसमें उनके किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं 59.25 के रेट पे। तो इस खबर के बाद थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इसमें जनरेट हुआ था, लेकिन हमने इसमें कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट की नहीं हुई। हमारी तो सिर्फ शाह मुराद में प्राइमरीली है, और थोड़ी बहुत हमने हबीब शुगर और अल अब्बास शुगर में की थी। लेकिन अगर ये 60 के आसपास मिला तो हो सकता है हम इसमें 1000 शेयर्स लेके रख लें। इसकी अगर फाइनेंशियल्स को देख लें तो पिछले साल 5 की ईपीएस थी और 3 क्वार्टर्स में तकरीबन 14 रुपए की ईपीएस हो चुकी है, और इसी साल इसने 4.5 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी ये दे चुके हैं और 10% बोनस भी। तो हो सकता है ईयर एंड पे 3-4 रुपए का डिविडेंड और दे दें, मूड हो तो ज्यादा भी दे सकते हैं। और साजियो का वैसे तो ये शेयर बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन इनका सिर्फ वो आज आया नवंबर के महीने के प्रोडक्शन एंड सेल्स का डेटा। तो 3 व्हीलर्स इनके ठीक हैं, और मतलब इनका 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो है ना वो तकरीबन स्टेबल चल रहे हैं, हर महीने तकरीबन इसके आसपास ही होते हैं। उस हिसाब से अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें, जो पिछले 2 क्वार्टर्स में Q1 24 में 10 रुपए की ईपीएस है, और 7, 8, 9 और तकरीबन 8 रुपए की ईपीएस थी Q4 23 में। उस हिसाब से क्योंकि सेल्स उनकी कंसिस्टेंट चल रही हैं, तो साल के आखिर में इनका 35 से 40 रुपए का ईपीएस हो सकता है। वैसे बहुत हाई निकल गया है, लेकिन कोई पता नहीं, यहाँ से और हाई भी ले जाएं। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।